बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी का, सोशल रिसर्च मेथड का, सामाजिक अनुसंधान के जो तरीके होते हैं उससे संबंधित आपका जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपके सामने आप अपन पढ़ने वाले यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 है। जो यूनिट नंबर 1 है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका अगर वो अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। ये वाली पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो जो आपके सामने यूनिट नंबर 2 है, जिसमें वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया व अनुसंधान के जो आपके सामने रूपरेखा होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें जो प्रश्न होंगे यूनिट नंबर 2 में, वो अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ फ्लिपकार्ट या मंत्रा पे कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है और आपके सामने जो शॉप वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, चीजों को खरीद सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कोई प्रोडक्ट भी अगर खरीदना चाहो ना, तो वहां पर क्लिक करके खरीदना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट वो आपको देखने को मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। सामाजिक अनुसंधान की डिजाइन के प्रकारों और उसके विवेचना कीजिए। मतलब अनुसंधान करने की जो डिजाइन होती है, उसके प्रकार कैसे होते हैं, उसकी विवेचना करनी आपको उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अनुसंधान डिजाइन एक विस्तृत योजना है। मतलब जो अनुसंधान, जो रिसर्च को डिजाइन करने की, वो एक पूरी की पूरी विस्तृत रूप से योजना होती है, जो ये बताती है कि अनुसंधान अध्ययन कैसे आयोजित किया जाता है। मतलब इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि अनुसंधानों का, जो आप रिसर्च करते हो, उसका अध्ययन कैसे आयोजित किया जाता है, किस प्रकार से उसको पूर्ण रूप से अंजाम दिया जाता है, किस प्रकार से उसको जो अनुसंधान का जो अध्ययन है उसको किया जाता है। मतलब अनुसंधान डिजाइन क्या होता है, आपके सामने किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कैसे उत्तर आएंगे, कैसे कैसे उन प्रश्नों का आपको काउंटर क्वेश्चन करना है, हर चीज को अगर ध्यान में रखा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, अनुसंधान डिजाइन के नाम से जाना जाता है। जैसे अब आपका जो पेपर हो रहा है, उसमें आपका पेपर यूनिवर्सिटी क्या करती है, सबसे पहले आपके साथ एग्जाम फॉर्म भराती है, फिर आपके सामने फिर टाइम टेबल डालती है, फिर आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं, फिर आपका जो पेपर होता है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर होगा, किस किस दिन होगा, है ना, उसका पेपर डिजाइन करने के लिए भेजे जाते हैं। पेपर किस प्रकार से डिजाइन करना है, कॉपी करना, सारी चीजें करती है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, परीक्षा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और उसी तरीके से जो रिसर्च की जाती है, उसको अनुसंधान डिजाइन के नाम से जाना जाता है। इसमें हमें यह पता चलता है कि जो अनुसंधान का जो अध्ययन है वो कैसे आयोजित किया जाता है। मतलब जो अनुसंधान के अध्ययन करोगे वो कैसे किया जाता है। शोध प्रश्न पत्र है, जो रिसर्च करने के जो प्रश्न होंगे, उनका उत्तर किस प्रकार से दिया जाएगा, उन सब चीजों के बारे में क्या किया जाता है, पूरा का पूरा खाका है उसको तैयार किया जाता है। समझ में आ गया किस प्रकार से प्रश्न पूछने हैं, किस प्रकार से उत्तर आएंगे, सभी चीजों के बारे में आपको विस्तार से पता करना होता है। इसके कुछ प्रमुख प्रकार है। मतलब इसके अगर कुछ प्रमुख प्रकारों की बात करें आपके सामने, तो पहला प्रमुख प्रकार आपके सामने अन्वेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं, किस किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है अन्वेषणात्मक जो अनुसंधान डिजाइन होती है, वो क्या होती है आपके सामने, क्या होता है भाई, इसमें उद्देश्य क्या होता है इसका। जो अन्वेषणात्मक जो अनुसंधान डिजाइन होता है इसका, जब समस्या या विषय के बारे में बहुत कम जानकारी हो। मतलब कोई भी जब जो प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने और आपके सामने कोई विषय है, उसके बारे में बहुत कम जानकारी हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जनगणना जा रहे हो और कोई नई जनजाति है, कोई जनजाति के बारे में जानना जा रहे हो, तो वहां पर आपको पता ही नहीं है कि भाई वो क्या करते हैं, कैसा होता है, उसके बारे में पहले रिसर्च ही नहीं हुई है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जो नई आई है इस समय, या फिर ऐसे समझ लो कोरोना के बाद में लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया। अब पहले थोड़ी रिसर्च हो सकी थी, क्यों, पहले तो कोरोना आया नहीं था, अब आया आपके सामने। तो इस प्रकार का समस्या है जिसमें आपके बारे में लोगों को पहले कोई भी जानकारी नहीं है। तब क्या किया जाता है, तब इस प्रकार का जो अनुसंधान हो किया जाता है। तब इसका उपयोग अवधारणाओं को स्पष्ट करना, समस्याओं को पहचानना व परिकल्पनाओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। तब क्या किया जाता है आपके सामने, इस जो अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या क्या आपके सामने जो अवधारणाएं पैदा हो रही है इसके बारे में पता चलने, स्पष्ट करने के लिए, समस्याओं की पहचान करने के लिए, कौन सी आपके सामने जो समस्याएं आ रही हैं इसकी पहचान करने के लिए, और जो अलग अलग प्रकार की जो परिकल्पनाएं होती हैं उसके बारे में विकसित करने के लिए आपके सामने क्या किया जाता है, इन सब समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने कि कौन कौन सी जो समस्याएं आपके सामने
उन समस्याओं की पहचान करने के लिए और जो परिकल्पनाएं हैं उनको विकसित करने के लिए भाई कि आपके सामने अगर ये चीजें दिखाई दें, कोरोना में लोग अगर आपको बताएं कि हमारे जीवन में थोड़ा नौकरी चली गई है ना, और अब नया जॉब नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस प्रकार के आपके सामने संभावित संभावनाएं मिल सकती है आपके सामने। तो अगर ये हो तो आप समझ लेना कि ये समस्या है। परिकल्पना आपके सामने इस प्रकार की चीजें दिखाई पड़ सकती हैं। तो भाई जो रिसर्च करने वाला जाता ना, उसको बताया जाता है इन सब चीजों के बारे में कि आपके सामने इस प्रकार की जो समस्याएं आएंगी तो आपको इस प्रकार से उनको पता करना है। अगला विशेषताएं, यह लचीला व अनौपचारिक होता है। इसमें साहित्य, समीक्षा, अनुभव, सर्वेक्षण और फोकस, समूह चर्चा जैसी विधियों पर उपयोग होता है। इसमें किस प्रकार से किया जाता है भाई, ये लचीला होता है। एक तो क्यों होता है लचीला ज्यादा, क्यों भाई, क्योंकि पहले इसके बारे में कोई डाटा का पता ही नहीं है। डाटा पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप फिक्स पैरामीटर नहीं है आपके पास समस्याओं को पहचानने के, फिक्स तरीके नहीं पता आपको, तो क्या करना पड़ेगा, आप ग्राउंड पे जाओ। आपको जो रिसर्च करने गए तब आपके जो बॉस थे, आपको जो कंपनी में जो जो चीजें समझाई गई थी, जब आप रियलिटी में ग्राउंड पे जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, वहां पर वो चीजें है ही नहीं, वहां से तो एकदम स्थिति अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। रिसर्च करने में आपको अनौपचारिक तरीका भी उपयोग करना पड़ता है। अनौपचारिक तरीका क्या है, आपसे लोगों से बैठकर आपको उनको थोड़ा एकदम नॉर्मल करना पड़ेगा, आपको उनके साथ आप जैसी बातें करनी पड़ेंगी, अनौपचारिक तरीके से भी बातें करनी पड़ सकती हैं। क्यों, क्योंकि पहली बार रिसर्च हो रही है। इसमें कुछ चीजें जिनका उपयोग किया जाता है, जिसमें साहित्य की समीक्षा की जा सकती है। पुराना अगर कोई चीज किताब लिखी गई उसका समीक्षा कर सकते हो। अनुभव सर्वेक्षण, आप उन लोगों से मिल सकते हो जिन्होंने पहले कोई सर्वेक्षण किया हो सकता है। अब आप पहली बार कर रहे हो तो इस चीज से, उस जो समस्या से संबंधित, जैसे आप कोरोना से रिसर्च कर रहे हो तो डॉक्टरों से मिल सकते हो आप, समझ में आ गया आपके सामने। या फिर जो मनोवैज्ञानिक लोगों से मिल सकते हो, वो आपको बता देंगे भाई किस किस प्रकार से समस्या है। तो पहले जिन लोगों को उस समस्या से संबंधित अनुभव है उन लोगों से आप मिल सकते हो। साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, समूह चर्चा कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोगों को उस समस्या से संबंधित सारे लोगों को बैठाकर एक जगह बैठा दिया और आपस में समझदार लोगों से चर्चा कराई, ताकि आपको रिसर्च के बारे में और ज्यादा डाटा मिल सके। उदाहरण की बात करें, आपके सामने किसी नई सामाजिक घटना व प्रारंभिक चरण की अध्ययन कर रहे हो। अगर कोई भी समाज में नई आपके सामने घटना आ रही है, उसके जब शुरुआती दौर का जब रिसर्च किया जाता है तो इस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या नाम है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने, पहली बार रिसर्च करो तब अन्वेषणात्मक जो आपके सामने जो अनुसंधान डिजाइन का उपयोग किया जाता है। अगले वाले की बात करें आपके सामने, वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन की बात करें, ये क्या होता है आपके सामने, वर्णनात्मक वाला कैसे होता है। जिसकी बात करें आपके सामने, किसी विशेष जनसंख्या, घटना, स्थिति या विशेषताओं का सटीक व वर्णनात्मक करता है। मतलब कोई जगह पर कितनी ज्यादा जनसंख्या है, कौन सी घटना घटित हुई, किस प्रकार की स्थितियां हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको सटीक तरीके से बताना होता है। इसको क्या कहा जाता है आपके सामने, वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वर्णनात्मक जो आपके सामने अनुसंधान किए जाते हैं उसके बारे में जाना जाता है। और एकदम इसमें याद रखना, सटीक, आपको सटीक जानकारी प्राप्त करनी है आपके सामने। जैसे कुछ नहीं करना, जनगणना की जाती है ना, वो उसको वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन में जाना जाता है। समझ में आ गया। जिसमें आपको सामने जो रिसर्चर है वो क्या पूछेगा कि आपको क्या क्या करना है, आपने क्या क्या किया, है ना। जैसे कौन आपके घर में कौन कौन है, कब पैदा हुए, है ना, और आपके सामने आपको अगर कोई घर की स्थिति खराब हुई तो कैसे हुई। तो इस प्रकार, मतलब समझ रहे हो ना, इस प्रकार के वो प्रश्न पूछ सकता है आपको, और इन सब प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। और इससे क्या होता है, एकदम सटीक जानकारी को पता करने का मुख्य लक्ष्य होता है। विशेषताएं, यह सर्चित व पूर्व नियोजित होता है, जिसमें सर्वेक्षण, केस स्टडी और अवलोकन जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। अगर अपन विशेषकर बात करें आपके सामने, ये पहले से रिसर्च किए होते हैं, पहले से पूर्व नियोजित किए होते हैं, पहले से इन सब चीजों पे पहले से रिसर्च करके पता की होती है कि भाई क्या क्या चीजें आगे होने वाली हैं। पहले से सभी चीजों को डिजाइन करके रखते हैं, जिसमें सर्वेक्षण किया जाता है, केस स्टडी की जाती है और अवलोकन जैसी विधियों का उपयोग में किया जाता है। मतलब आपको हर चीज का ध्यान रखा जाता है। सर्वेक्षण करने का उपयोग कर सकते हो, आप सर्वे करवा सकते हो, लोगों को बुलाकर भाई 10 लोगों की टीम भेज दी आपने कोई गांव में सर्वे करने के लिए। केस स्टडी कर सकते हो, पुराने कोई रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं उनको पढ़ के उन डाटा को एनालिसिस करके आप चीजों को समझ सकते हो, और अवलोकन करके जो अब आप नया डाटा आया उसको अवलोकन करके सारी चीजों को समझ सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है, पूर्व नियोजित व संरचित होते हैं।
पूर्व नियोजित मतलब पूर्व की जो चीजें घटनाएं हुए उसके आधार पे चीजों को, नई रिसर्च को समझ रहे हो। पूर्व पिछले साल वाली जनगणना है उसको समझ लिया आपने। देखो जनगणना हार्ड है थोड़ा टॉपिक, तो एक बार फिर से समझाऊंगा आपको। जनगणना करवाई तो आपने क्या कर सकते हो, सर्वेक्षण कर सकते हो। जनगणना के लिए आप सभी लोगों को फिर से लगा दिया। केस स्टडी, पुराने वाली जनगणना को इस वाली जनगणना से आप कंपैरिजन कर रहे हो, समझ में आ गया। और आपने समझा कि आप एक्स गांव में जा रहे हो, वहां पर पहले ये चीजें थी, अब आप जा रहे हो तो इन प्रश्नों को आपको पूछना है, इस प्रकार की समस्या आएंगी आपके सामने, समझ आ। केस स्टडी कर दी, साथ के साथ वहां पर गए, अब आप जो सर्वे पे टीम गई उसने जो अवलोकन किया उन सब चीजों को भी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये होता है आपके सामने सारी की सारी चीजें। उदाहरणों की बात करें, एक क्षेत्र में बेरोजगारी दर का वर्णन व किसी समुदाय की जनसंख्या आपके सामने प्रोफाइल। तो इस प्रकार में जो कोई बेरोजगारी के बारे में पता कर रहे हो या किसी समुदाय कितनी जनसंख्या में रह रही है उसके बारे में पता कर रहे हो, तो इन सब चीजों को आपको क्या कहा जाता है, आपके सामने जो अनुसंधान किया जाता है उसको वर्णनात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें आपके सामने, व्याख्यात्मक व प्रयोगात्मक जो अनुसंधान डिजाइन के बारे में, आप जो एक्सप्लेनेटरी व एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिजाइन के बारे में आपको समझते हैं कि भाई ये कौन सा होता है। ये तीन ही टाइप के होते हैं, तीसरा टाइप अपन पढ़ रहे हैं। हार्ड है लेकिन फिर भी आपके सामने आपके आसपास के उदाहरण देकर अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला क्या उद्देश्य होता है, ये चर वेरिएबल के कारण और प्रभावों के बारे में पता चलता है, संबंधों को स्थापित करता है। मतलब चर मतलब वेरिएबल और उसके बीच में, मतलब समाज में ऐसी घटनाएं जो बार बार बदलती रहती हैं, जैसे बेरोजगारी दर, समय के साथ महंगाई दर, ये क्या होती है, समय के साथ बदलती रहती है ना, बदलती रहती है ना आपके सामने। तो इन सब चीजों के बारे में जब आप रिसर्च कर रहे हो तो क्या रिसर्च करोगे कि भाई वो महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी दर क्यों बढ़ी घटी। तो उन सब चीजों के कारण व प्रभावों को जब जानते हो, कोई भी चर विषयों के बारे में, उन सब को क्या कहा जाता है आपके सामने, इस प्रकार का जो अनुसंधान किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, व्याख्यात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुख्यतः किस प्रकार के प्रश्न जाने जाते हैं कि ये चीज हुई तो क्यों हुई, क्यों वाला प्रश्न इसमें मुख्यतः पूछा जाता है। इस अनुसंधान की विशेषताओं की बात करें, एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेरफेर किया जाता है। मतलब एक से अधिक जो चीजें उनको बार बार पूछा जाता है कि भाई पहले वाली चीजें महंगाई इतनी थी, पहले सब्जी कितनी मिलती थी, अब इतने की मिल रही है, घर का जो घरेलू सामान उसमें इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इन सब चीजों को समझा जाता है। साथ के साथ आश्रित चीजों को भी नापा जाता है। मतलब महंगाई बढ़ी तो लोगों के घर का जो बजट है वो गड़बड़ा गया, समझ में आ गया। तो महंगाई का बढ़ना और लोगों के घर की स्थिति का बिगड़ना दोनों क्या एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है ना आपके सामने। किसी के घर में आपके सामने क्या हो गई, बीमारी आ गई, बीमार हो गया कोई घर में व्यक्ति, तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो आर्थिक स्थिति का और बीमारी से लेना देना है, तो इसको क्या बोला जाता है आपके सामने, आश्रित चर के नाम से जाना जाता है। तो इन सब चीजों को आप समझते हो, इन सब चीजों के प्रभावों को मापा जाता है ताकि क्या है, जो अन्य चर है उनको नियंत्रित किया जा सके, अन्य जो आपके सामने जो डाटा उसको अच्छे से कैलकुलेट किया जा सके। उदाहरण की बात करें, किसी नई शिक्षण पद्धति के छात्रों के प्रदर्शन पर प्रभाव, मतलब को जो नई शिक्षण विधि लागू की जा रही है उसमें छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उससे उनका जीवन में, मतलब उनका जो अध्ययन स्तर है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके बारे में पता कर रहे हो। डिजाइन शोधकर्ता अपने उद्देश्य के अनुरूप प्रभावी और विश्वसनीय तरीके से शोध में मदद देते हैं। साथ के साथ भाई इसमें क्या होते हैं, अनुभवी लोगों को भेजा जाता है, वो अपने हिसाब से सारी चीजों को समझते हैं, उनको किस प्रकार से डाटा का उपयोग करना है या फिर किस प्रकार से उपयोग नहीं करना आपके सामने। तो ये था आपके सामने जो आपका प्रश्न, अनुसंधान डिजाइन के प्रकारों की विवेचना कीजिए। विस्तार से पढ़ा, आपको कैसा लगा जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अन्वेषणात्मक जो अनुसंधान डिजाइन क्या होता है आपके सामने, वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन क्या होता है और व्याख्यात्मक प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन क्या होता है। प्रश्न इनमें से भी पूछा जा सकता है आपके सामने। तो मैंने तीनों को आपको अच्छे से रिवाइज करवा दिया है, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें। नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला सोशल रिसर्च मेथड का, उससे संबंधित आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस क्या है और सामाजिक अनुसंधान में इसका क्या महत्व होता है, मतलब परिकल्पनाएं क्या होती हैं, और जो अपन जब आप सोशल रिसर्च करते हो, सामाजिक अनुसंधान करते हो, तो इन हाइपोथेसिस का क्या महत्व होता है, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने इससे पहले वाले प्रश्न देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर देख लेना, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने।
साथ के साथ जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई चीज खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, कोई प्रोडक्ट खरीदे खुलेगा, उसकी जगह और कोई खरीदना चाहते हो तो वो सर्च करके ऊपर खरीद लेना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें आपके सामने परिकल्पनाओं की। परिकल्पनाएं आपके सामने कैसी होती हैं? आपके सामने परिकल्पनाएं एक अंत है, अंतिम कथन या शिक्षित अनुमान होती है। परिकल्पना क्या, हाइपोथेसिस क्या होती है? आपके सामने आपने कोई एक रिसर्च करी और उसके हिसाब से अनुमान लगाया आपने। जैसे आपने बताया पूरा दिमाग, इस बार क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ना, और आपने पूरा रिसर्च लगा दी कि भाई कौन टीम बढ़िया खेल रही है, पिछला 1-1.5 साल से किसका बढ़िया है, कौन कौन से खिलाड़ी बढ़िया है, पिच ऐसी होंगी, स्पिनर किसके बढ़िया, सारी टेक्निक और टैक्टिक्स लगाई और तब आपने अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया? कि भारत जीतेगा ये वर्ल्ड कप। क्यों? क्योंकि अपनी जमीन पे खेल रहा है। तो यही आपके सामने एक परिकल्पनाओं के आधार पर क्या होते हैं, एक अंतिम कथन होता है और शिक्षित अनुमान होता है। शिक्षित अनुमान क्या होता है? जहां पर पूरा अनुसंधान किया जाता है, जहां पे पूरा रिसर्च करके आपके सामने कोई अनुमान लगाया जाता है, उसको शिक्षित अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। जो जहां पर दो या दो से अधिक चरों या वेरिएबल के बीच में संभावित संबंधों को बताता है। जो क्या करता है? दो या दो से अधिक आपके सामने जो संभावित चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में क्या किया जाता है? संबंध बताने का कार्य करता है, उनके बीच में संबंध लगाता है। क्या बताता है? भारत और पाकिस्तान का मैच होगा इस दिन, इस पिच पे होगा, पिछला रिकॉर्ड यह है, किसका कौन कौन सा खिलाड़ी कैसे खेल रहा है। आपने क्या किया? उन दो चर है यहाँ पर, भारत और पाकिस्तान की टीम, उनके खिलाड़ियों के बीच में आप क्या कर रहे हो? संभावित संबंध दर्ज चेक कर रहे हो। इसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, इन फैक्टरों को। एक परीक्षण योग्य कथन है, और ये किस प्रकार का कथन है? जहां पे एक परीक्षण योग्य कथन है जिसमें अनुसंधान द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? आपके सामने जो अनुसंधान होता है उसको स्वीकार किया जा सकता है या फिर अस्वीकार किया जा सकता है। मतलब आप ये बता सकते हो, कोई व्यक्ति ने कहा कि भाई भारत जीतेगी, तो आप उसको पूरा रिसर्च किया तो आपको भी लगा हाँ भाई जीत सकती है, और किसी ने कहा भाई नहीं भी जीत सकती, हो सकता है। तो आप रिसर्च करके पता लगाते हो कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, स्वीकार या अस्वीकार करते हो। इसमें ये आपके सामने जो परिकल्पनाओं में अनुसंधान, जो परिकल्पनाओं में जाना जाता है, ये आमतौर पर घोषणात्मक वाक्य के रूप में व्यक्त की जाती है। जैसे आपके सामने आजकल नहीं देखते हो जो एग्जिट पोल किए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है आपके सामने कि हो सकता है कि इस बार जो ए पार्टी वो जीत जाए, हो सकता है बी पार्टी यहाँ से इस राज्य में जीते। सुनते हो ना आप ये सब चीजें? तो यही आपके सामने, इसी को क्या कहा जाता है? परिकल्पनाओं के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से घोषणात्मक वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें, शिक्षा के स्तर बढ़ाने से सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। मतलब अगर शिक्षा का स्तर बढ़ता है, बच्चे अगर पढ़े लिखे होंगे, युवा वो आपके सामने कोई भी देश का पढ़े लिखे होगा, तो इससे क्या समाज में जो गतिशीलता है, समाज में आपके सामने समाज वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। या सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग से जो किसारों में अवसाद बढ़ता है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग करते हो तो इससे आपका डिप्रेशन बढ़ सकता है, अवसाद बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, आपकी बात हो रही है, कम चलाया करो इंस्टाग्राम। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं अपन, कि सोशल मीडिया होती है ना आपके सामने, उसका बहुत ज्यादा उपयोग करने से क्या हो सकता है? किशोर होते हैं उनका अवसाद बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है भाई? अगर आप सोशल मीडिया पे सारा दिन लगे रहोगे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आपके सामने और कोई जो फेसबुक हो गया, उन सबको चलाते रहोगे, तो घर पे समय नहीं दोगे भाई, अपने फैमिली के साथ नहीं बैठ पाओगे, अपने दोस्तों को समय नहीं दोगे, तो आपको क्या होगा? आपको वो अपनी जो भावनाएं आप किसी को व्यक्त करना चाहते हो वो नहीं व्यक्त कर पाओगे। आपके सामने एक मनुष्य की जरूरत होती है एक प्रकार की। दूसरी क्या होती है आपके सामने, इस चीज से क्या नुकसान होता है आपके सामने? आपको खुद यह लगेगा कि मैं जीवन में अपना समय व्यर्थ करूं, तो आपको अंदर से रिग्रेट आना शुरू हो जाता है कि भाई मैं मेरे जीवन में पूरे तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अपने जीवन का सही से उपयोग नहीं कर रहा हूं। तो इससे क्या था? आपके सामने धीरे धीरे आपका शरीर निष्क्रिय होता है। शरीर निष्क्रिय होता है तो अवसाद पैदा होना शुरू हो जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सामाजिक अनुसंधान के महत्व होते हैं। सामाजिक जो अनुसंधान किया जाता है उसके क्या क्या महत्व होते हैं? पहले वाला पॉइंट होता है अनुसंधान को दिशा देना। परिकल्पनाएं अनुसंधान को स्पष्ट दिशा व फोकस प्रदान करती हैं। जो परिकल्पनाएं होती है, जो घोषणाएं की जाती हैं, उससे क्या होता है? अनुसंधान होती है, उसको फिक्स पता रहता है कि अपने को ये करना है। साथ के साथ शोधकर्ता को ये जानने में मदद करती है कि चरों को अध्ययन करना और किस प्रकार का डाटा आपके सामने एकत्रित करना है। मतलब चलो वो तो क्रिकेट वाला एक उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। अगर आपके सामने आप क्या देते हो, आप ये चीज देखते हो कि आपको बताया गया कि कोरोना के बाद में लोगों के जो हार्ट अटैक है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं,
है ना। और उसमें जो एक परिकल्पना घोषणा की गई कि खास करके युवाओं में जिनकी आयु कम है उनमें भी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब जो रिसर्च करने जाएगा उस व्यक्ति को पहले पता, उसके बाद में दिमाग में बात ध्यान में रहेगी कि जो हार्ट अटैक आजकल युवाओं में ज्यादा बढ़ रहा है, तो उनको क्या करना, आप उसका डेटा ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करोगे। समझ में आ गया आपके सामने। तो इससे क्या होती है, जो रिसर्च होती है उसको एक दिशा मिलती है आपके सामने कि किस दिशा में आपको बढ़ना है, किस दिशा में आपको किन किन चरों को ध्यान रखना है, किन किन आपको परिकल्पनाओं को पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, कौन कौन सा डाटा आपको एकत्रित करना है। अगले वाला पॉइंट है डाटा संकलन का आपके सामने मार्गदर्शन भी करता है। यह शोधकर्ता को यह तय करने में मदद करता है कि कौन सा डाटा प्रासंगिक है और कैसे एकत्रित किया जाना है। समझ आ गया आपके सामने। अब हार्ट अटैक का रिसर्च करने जा रहे हो आप, 10 साल से नीचे वाले व्यक्तियों का रिसर्च करके आपको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत कम वो चीज होती है, एक बहुत रेयर चीज है। तो इससे क्या पता चल जाएगा, शोधकर्ता है उनको ये चीज पता चल जाएगा कि इस जो छोटे बच्चों का डाटा लेने का कोई महत्व नहीं आपके सामने। समझ में आ गया। यह भी पता रहता है कि हार्ट अटैक ज्यादातर पुरुषों को आता है, महिलाओं को तुलनात्मक रूप से कम आता है। तो जो डाटा लेना व्यक्ति है वो क्या पुरुषों पर ज्यादा ध्यान देगा, महिलाओं पर भी ध्यान देगा, लेकिन थोड़ा कम दे सकता है। अगर वो थोड़ा उसमें थोड़ा कमी भी रह जाए तो चल जाएगा, लेकिन पुरुषों को वो डाटा उस पर वो सही से ध्यान देगा। तो इससे ये चीज पता चलती है कि डाटा कितना प्रासंगिक होता है। जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति को पता चलता है कितना डाटा सही है और उसको किस प्रकार से एकत्रित करना है, इन सब चीजों के बारे में उसको पता रहता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने तार्किक संरचना को प्रदान करना। परिकल्पना उद्देश्य जो अनुसंधान एक तार्किक संरचना प्रदान करता है जिससे शोधकर्ता अपने निष्कर्षों को अधिक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर पाता है। मतलब जो ये परिकल्पनाएं की जाती है इससे क्या होता है, एक तार्किक संरचना उत्पन्न होती है। मतलब तार्किक ढंग से आपको चीजों के बारे में पता चलता है, जिससे जो शोधकर्ता होता है वो क्या करता है, आपके सामने जो निष्कर्ष होता है उनको सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर पाता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो इससे क्या होता है, एक जो परिकल्पनाएं होती हैं उसके बारे में आपको जो सही से पता चलता है कि आपको किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करना है। परिकल्पनाओं से पहले पता रहता है कि इन व्यक्तियों का कलेक्ट करना है, इनको नहीं पता करना है। तो इसलिए जो व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है, जो शोध करने वाला व्यक्ति है उसको निष्कर्ष है उसको अधिक व्यवस्थित तरीके से प्राप्त कर पाता है। वो ज्यादा पुरुषों पर ध्यान देगा, युवाओं पर ज्यादा ध्यान देगा, आपके सामने जो समाज में किस किस वर्ग में ज्यादातर देखने को मिल रहा है इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देगा। समझ में आ गया। क्यों? पहले से डाटा हो चुका है और पहले से आपके सामने इस प्रकार की कोई रिसर्च हुई है, उससे पता चलिए कि युवाओं पर आपको खास ध्यान रखना है इस बार। समझ में आ गया। तो जब वो डाटा बनाएगा, जब अंतिम निष्कर्ष निकालेगा डाटा बनाने वाला, तो उसको क्या होगा, वो व्यवस्थित तरीके से और अधिक सटीक और सही निष्कर्ष पर जल्दी पहुंच पाएगा। अगले वाला पॉइंट आपके सामने परीक्षण योग्य निष्कर्ष निकालना। यह अनुसंधान को वैज्ञानिक बनाती है। साथ के साथ इससे क्या होता है, जो परिकल्पनाएं होती हैं, जो इससे क्या होता है, पूरा वैज्ञानिक ढंग से डाटा निकल के आता है, क्योंकि यह एक परीक्षण योग्य कथन प्रस्तुत करती है। साथ के साथ इसमें क्या होता है, एक पूरा परीक्षण योग्य क्या है, कथन है वो दिखाई पड़ता है, जिसमें अनुभव जन्य डाटा के माध्यम से पुष्टि या खंडित किया जा सकता है। जिससे क्या होता है, आपके सामने एक पूरा रिसर्च करके अनुभव करके जो डाटा है उसको बनाया जाता है और उसकी पुष्टि की जा सकती है, फिर उसको खंडित किया जा सकता है। पूरा का पूरा उसके बारे में आपको पता चलता है। अगले वाला सिद्धांत निर्माण में सहायक। यदि परिकल्पनाएं बार बार पुष्ट की जाती है तो एक बड़े सिद्धांत का निर्माण होता है। और आपके सामने बार बार 10 अलग प्रकार की रिसर्च निकल के और उसमें अंतिम निष्कर्ष ये निकल रहा है कि युवाओं को इस बार हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं। लोग नींद कम लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा करते हैं, नींद कम लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। यही चीज बार बार दिखाई पड़ रही है। युवाओं में भी आजकल ये प्रचलन बढ़ रहा है, पुरुषों में ज्यादा आपके सामने यह चीज दिखाई दे रही है। तो क्या होता है, इसके कारण धीरे धीरे एक सिद्धांत का निर्माण होता है। तो बार बार जो परिकल्पनाएं हैं जो आपको बताई जाती हैं, बार बार जो अंतिम निष्कर्ष, परिकल्पना एक प्रकार से अंतिम निष्कर्ष बता सकते हो। समझ में आ गया। तो कोई रिसर्च की गई, कोई डाटा कलेक्ट किया गया, उसको बार बार अंतिम निष्कर्ष निकाला गया, तो इससे क्या होता है, एक प्रकार का सिद्धांत का भी निर्माण हो जाता है। वो फिर उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। गैर प्रासंगिक डाटा को फिल्टर करना। अनावश्यक जो परिकल्पनाएं होती हैं वो, अब मैंने बता दिया कि आपको छोटे बच्चों का आपने डाटा कलेक्ट कर लिया हार्ट अटैक के मामले में, तो अब आपका उसका कोई इतना महत्व नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, डाटा को हटा सकते हो। अनावश्यक डाटा के रूप में वो चीज है जो अनुसंधान के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है। मतलब जो कोई भी रिसर्च के लिए जरूरी नहीं है, उन सब चीजों के डाटा को क्या कर सकते हो, आप हटा सकते हो। संक्षेप में परिकल्पनाएं सामाजिक अनुसंधान की रीढ़ की हड्डी है। साथ ही साथ अगर संक्षेप में बात करें तो जो सामाजिक अनुसंधान है ये क्या है, जो सामाजिक अनुसंधान क्या होते हैं,
परिकल्पनाएं होती हैं आपके सामने, अंतिम निष्कर्ष होता है वो सामाजिक जो अनुसंधान किया जा रहा है उसकी रीढ़ की हड्डी है। और सामाजिक अनुसंधान ही क्यों, दुनिया में कोई भी अनुसंधान किया जाता है परिकल्पनाएं उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। यह अनुसंधान को व्यवस्थित करने में केंद्रित और वैज्ञानिक बनाती है। मतलब रिसर्च जो आप कर रहे हो वो आपके सामने व्यवस्थित तरीके से होगा, केंद्रित होगा और वैज्ञानिक ढंग से होगा, इसके बारे में आपको पता चलता है। तो ये था आपका सामने दूसरा प्रश्न, परिकल्पनाएं क्या है और सामाजिक अनुसंधानों में इसका क्या मतलब, उसके बारे में आपको विस्तार से पता चला। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।